स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारा PYQ है, उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं कि साथ साथ हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस भी पूरा हो जाए। तो इस तरह से चलिए हम लगभग 20 प्रश्नों का हमने हल कर लिया है और आज हम 21वें प्रश्न से अपने व्याख्यात्मक हल को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और साथ ही साथ व्यूज़ हमारे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन है क्या कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाना आप लोगों का काम है। सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ना चाहिए और इसके लिए आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए। और चलिए इसके बाद हम आज शुरू करते हैं अगला जो हमारा लेक्चर है 21वें प्रश्न से। बीस 21वां प्रश्न 20 तक हमारा हो गया है। 21वें प्रश्न से हम इसको देखेंगे। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है हमारा मेगालोपोलिस का अगर अर्थ आप यहाँ देखिएगा, यहाँ इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है महानगर। तो महानगर होता है। तो महानगर को हम क्या कहेंगे? महानगर को हम मेगा सिटी बोलेंगे या मिलियन सिटी बोलेंगे या फिर सन्नगर बोलेंगे या विशाल नगर बोलेंगे। तो महानगर का मतलब है विशाल नगर हो जाएगा, विशाल नगर हो जाएगा। और मेगालोपोलिस ये वर्ड हमें याद रखना है। तो ये जो मेगालोपोलिस है, इस वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह अमेरिकी भूगोलवेत्ता था। अमेरिकी भूगोलवेत्ता था जिनका नाम था जीन गॉटमैन। तो हम यहाँ लिख देंगे, एक पॉइंट इसमें आगे बढ़ा देंगे कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता जीन गॉटमैन ने 1961 ईस्वी में कहाँ से कहाँ के लिए किया था? तो ये किया था बोस्टन से वाशिंगटन DC तक फैले क्षेत्रों के लिए किया था। बोस्टन से वाशिंगटन DC तक फैले क्षेत्रों के लिए किया था। इस तरह से आपको कोई प्रश्न का व्याख्या करके आप कोई भी चैनल देख लीजिए, आपको ये इतना इम्पोर्टेंट ढंग से हम इसको इतना महत्वपूर्ण आपके प्रश्न और उत्तर को बना दे रहे हैं कि आपको आगे आने वाला जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसके लिए बहुत कारगर होगा ये। तो ये जो मेगालोपोलिस शब्द है, इसका अर्थ होता है महानगर, विशाल नगर। महा का मतलब विशाल होता। और इसका प्रयोग अमेरिका का एक भूगोलवेत्ता था, इतिहास जानने वाले को इतिहासकार कहते हैं,
और जो भूगोल को जानने वाले होते हैं, जो भूगोल के ज्ञाता होते हैं, उन्हें भूगोलवेत्ता कहा जाता है। तो भूगोलवेत्ता थे एक अमेरिका के, जिनका नाम था जीन गॉटमैन। उन्होंने क्या किया था कि 1961 ईस्वी में पहली बार ये मेगालोपोलिस वर्ड का प्रयोग किया था। और कहाँ से कहाँ तक के लिए किया था? तो अमेरिका का एक शहर है बोस्टन। बोस्टन टी पार्टी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो बोस्टन से लेकर के और वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। तो बोस्टन से वाशिंगटन डीसी तक जो फैला हुआ एरिया था, उस पूरे एरिया के लिए इन्होंने, जीन गॉटमैन ने 1961 ईस्वी में मेगालोपोलिस वर्ड का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है महानगर, और यहाँ इसका अर्थ होगा विशाल नगर। तो हमारा 21वां प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। 22वां क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये भारत का पहला ये सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ये जो है भारत का, ये राउरकेला जो है ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में एक स्थान है। ओडिशा भारत का एक राज्य है और इस ओडिशा में ही एक स्थान है जिसका नाम है राउरकेला। तो राउरकेला में ये इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट जो है अवस्थित है। और ये जो स्टील प्लांट है ये पहला भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का, ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसके बारे में जान लीजिए। यह है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है? इस्पात संयंत्र है, जो उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। क्या है? यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र को कहा जाता है स्टील प्लांट, जहाँ पर स्टील बनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपको 1959 ईस्वी में हुई थी। 3 फरवरी 1959 ईस्वी को राउरकेला में इसकी स्थापना हुई थी और जर्मनी के सहयोग से। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1959 ईस्वी को जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में किया गया था। सहयोग से किया गया था और ये सेल की एक इकाई है। सहयोग से किया गया था। और एक पॉइंट और इसमें देख लीजिए, जोड़ लीजिए कि ये सेल की एक इकाई है। अब ये सेल क्या है? तो सेल जो है, सेल का फुल फॉर्म आप लिख ले सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए ये लिमिटेड आपको कंपनी है, ये आपको सरकार का, ये भारत सरकार का एक यूनिट है सेल, और ये सेल के अंतर्गत ही आता है। तो इसके वजह से चूँकि सरकार के अंतर्गत आता है और ये लिमिटेड है,
तो इसमें जो काम करने वाले सेल में जो लोग होते हैं उन्हें सभी प्रकार की लगभग सरकारी सुविधा उन्हें दी जाती है, जैसे रिटायरमेंट पेंशन वगैरह सब दी जाती है। और ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पेंशन वगैरह या रिटायरमेंट वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यही होता है कि ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिमिटेड स्टील प्लांट है, ये लिमिटेड प्लांट है ये। तो ये 3 फरवरी 1959 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था और जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ये याद रखना है, चूँकि पूछ देगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1959 ईस्वी को हुई थी। अब पूछ देगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में स्थित है यह किसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और सेल का फुल फॉर्म भी पूछ दे सकता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इसी का एक यूनिट है, इसी का इकाई है हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र। उसके बाद हम चलते हैं 23वें प्रश्न के तरफ। टाटा लौ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये टाटा आयरन स्टील प्लांट, ये भी एक स्टील प्लांट है और ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर आपका झारखंड का एक शहर है, बहुत ही विकसित शहर है, क्योंकि यहाँ पर आपको लौ इस्पात संयंत्र है, यहाँ पर ये प्लांट है, आयरन स्टील प्लांट है टाटा, इसी को टाटा लौ इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। नाम इसका टाटा है, इसका मतलब है कि इसकी स्थापना टाटा परिवार ने किया था। तो इसकी स्थापना लिख लीजिए कि जमशेद जी टाटा, आप यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर कि इसकी जो स्थापना है किसने किया था, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा और एक और इनके परिवार के लोग थे, उनका नाम था दोराबजी टाटा। जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने किया था। तो 2 व्यक्ति मिलकर के किए थे, एक ही परिवार के थे। जमशेद जी टाटा, इसको जी कर लीजिएगा ठीक से, जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। और ये कहाँ पर है, तो ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। एक नदी है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, और एक और नदी है उसका नाम है, आपको ध्यान में रखना होगा कि खरकई स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। यानी ये भी पूछ सकता है कि टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है यह है किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। और 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और 1911 में कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता था। यहाँ 1911 ईस्वी तक कच्चा लोहा, इसको कच्चा लोहा
और 1912 ईस्वी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ 1911 ईस्वी तक कच्चा लोहा और 1912 ईस्वी से इस्पात यानी स्टील इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा ने किया था और यह स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 1911 ईस्वी तक कच्चा लोहा और 1912 ईस्वी से स्टील का उत्पादन यानी इस्पात का उत्पादन जो है ये प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से 24वां प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ये गुजरात में स्थित है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है ये प्रश्न है। तो बढ़ती कपड़ा मिलें और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद जो है को क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर बढ़ती जो कपड़ा मिल है, कपड़ा का जो मिल है, वस्त्र का जो मिल है वो काफ़ी संख्या में इसमें वृद्धि हो रही है और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। बढ़ती कपड़ा मिलें और किस चीज़ के लिए? तो सूती वस्त्र उत्पादन और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। यहाँ पर बहुत सारा आपको कपड़ा के मिल जाएंगे जो भारी संख्या में बढ़ रही है और यहाँ पर कॉटन कपड़ा का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। सूती वस्त्र का उत्पादन भारी मात्रा में होता है और जहाँ पर सूती कपड़े का उत्पादन अधिक होता है और उसी जगह को हम मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। अब उसमें अगर कहा जाए, एक और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे? तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है वो आपको कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को। और क्यों कहा जाता है? कपड़ा मिलों की प्रचुरता के कारण यानी ये जो कानपुर देख रहे हैं यहाँ प्रचुर मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा की मिलें स्थित है और इसलिए ये आपको पूर्व का मैनचेस्टर या पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद, पूरब का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर। और एक और है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर ये जो शहर है ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर भी भारी मात्रा में वस्त्र उत्पादन होता है और कपड़ा मिले कोयम्बटूर में स्थित है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने एक से क्लियर किया। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। और कारण क्या है? तो बढ़ती कपड़ा मिले और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर, क्यों? कपड़ा मिलों की प्रचुरता के कारण। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ये मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में है। राज्य का नाम पूछ रहा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है वह मुंबई है। तो ये ब्रैकेट में हम यहाँ मुंबई लिख ले सकते हैं। तो ये जो ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र है, इसकी स्थापना आपको 1954 में हुआ था। इसकी जो स्थापना है, ये कब हुआ था? इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। उस समय हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, और भारत के प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में 1954 ईस्वी में ये ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र की स्थापना हुई। लेकिन इसी का नाम बदल करके और इसका नाम बदल करके और भाभा परमाणु केंद्र कर दिया गया। भाभा इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया। भाभा इंस्टीट्यूट वही है, और इसका नाम जो है बदल गया। कब? 1900 कितना में मरे थे? 1966 में भाभा मरे थे। 1966 ईस्वी में होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि जो होमी जहांगीर भाभा थे, तो ये भाभा आपको इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए, होमी जहांगीर भाभा को, और इनकी मृत्यु 1966 में हुई। तो इसी वजह से ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र का नाम जो है बदल दिया गया 1966 में, और भाभा के नाम पर इस औद्योगिक केंद्र का नाम रख दिया गया। तो इस तरह से 25वां प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे 26वें प्रश्न की तरफ। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है हिस्ट्री की तरह, इसमें 70 है। ये 1-2 लेक्चर में ही समाप्त हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति लागू की गई। नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी 1991 ईस्वी में। 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। औद्योगिक नीति का अर्थ होता है यदि किसी उद्योग की स्थापना करना है किसी निजी कंपनी को, किसी प्राइवेट कंपनी को, अगर भारत में कोई इंडस्ट्री अगर बैठाना है तो उसके लिए एक नया नीति 1991 ईस्वी में बनाया गया। क्योंकि उस समय भारत जो है वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी, और उसी समय ये नई औद्योगिक नीति लाया गया, और इसमें ढेर सारी सुविधा दिया गया। क्या क्या सुविधा दिया गया? तो ये इसमें सुविधा पहला दिया गया उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब है कि आपको उदार होकर के, विनम्र होकर के आपको कड़ा रुख नहीं अपनाना है कंपनी के साथ। अगर कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट व्यक्ति भारत में कोई उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसमें हमें उदारता बरतना है, उसके साथ कठोरता नहीं बरतना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हम टैक्स लाद दें उस पर, या बहुत सारा हम उससे आपको कंपलसेशन ले ले। कोई हरासमेंट होता है तो हम आवश्यकता से ज़्यादा हम कंपलसेशन ले ले। तो ये सब चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा छूट दिया गया निजी कंपनियों को, उदार बन गया। उदारीकरण की नीति इसी को कहा जाता है। 1991 में आपको इस नीति को लाने वाले हमारे
वित्त मंत्री थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वही आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये उदारीकरण की आपको नीति जो है, ये नई औद्योगिक नीति में पहला जो था वो उदारीकरण था, दूसरा था निजीकरण। निजीकरण में क्या था कि कुछ जो सरकारी जो कंपनी थी या सरकारी जो उद्योग थे जो घाटे में चल रहा था, तो उसको जो है प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में उसको क्या करना था कि उसको सौंप देना था, प्राइवेट व्यक्ति को दे देना था। उसके संचालन का भार, बेचना नहीं था, उनको संचालन यानी उस कंपनी को चलाने का भार किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देना था कि आप कंपनी चलाइए और इसके बदला में आप हमको इतना पैसा, आप समय पर आप इतना जो है इतना % आप भारत सरकार को देते रहेंगे। तो ये भी नीति लाया उन्होंने, इससे भी आर्थिक स्थिति सुधरी। और उसके बाद वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व के लिए आपको समझिए कि भारत का जो बाज़ार है, वो भारत का जो मार्केट है उसको खोल दिया गया। तो इस तरह से वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। और उसके बाद एक और चीज़ इस नीति में लाया, नई औद्योगिक नीति में, कि लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। लाइसेंसिंग की समाप्ति। तो लाइसेंस लेने के लिए जो बहुत प्रकार के झमेला से गुजरना पड़ता था, तो उन सारे झमेलों से मुक्ति दे दिया गया जो कंपनी का वो स्थापित करना चाहते थे भारत में। तो इतनी सारी सुविधा जब दी गई निजी कंपनियों को, तो वो स्वाभाविक है यहाँ अपना कंपनी स्थापित करेगा, और कंपनी स्थापित करेगा तो यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या होगा, एक और उद्देश्य था इसका, रोजगार सृजन। जो बेरोजगार है उनको क्या होगा, उसके लिए नए रोजगार सृजित होंगे, और नए रोजगार सृजित होंगे वो उनको नौकरी मिलेगा उस कंपनी में, उत्पादन होगा, उसको जब बेचा जाएगा तो बेचने के बाद क्या होगा, हमारे देश की तरक्की होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके और नई औद्योगिक नीति जो है लागू किया गया था। और नई औद्योगिक नीति में आप समझ रहे हैं कि क्या था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लाइसेंसिंग की समाप्ति, और उद्देश्य क्या था, रोजगार सृजन और भारत की आर्थिक स्थिति को आपको ठीक करना। और उसके बाद इसी समय आपको LPG को बढ़ावा दिया गया। आज जो हम LPG को बढ़ावा देना, ये औद्योगिक नीति का, नई औद्योगिक नीति का ही एक हिस्सा था कि आज हम लोग जो गैस से खाना पकाते हैं तो उसको बढ़ावा देने की बात जो है की गई। क्योंकि पहले आपको पता है कि डीलर के यहाँ केरोसिन तेल मिलता था, और केरोसिन तेल से लोग दिया भी जलाते थे, और उसी से स्टोव वगैरह जला करके भी लोग खाना पकाते थे जिनके पास जलावन नहीं होता था। तो LPG को बढ़ावा देने की बात भी इस नई औद्योगिक नीति में ही की गई। तो ये 1991 ईस्वी में की गई, और उस समय भारत के वित्त मंत्री जो थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इस तरह से नई औद्योगिक नीति का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना आयोग जो है 1951 में स्थापित हुआ। तो पहला जो 5 साल का योजना था वो 56 में समाप्त हुआ। उसके बाद फिर 56 के बाद 61, और 61 और 5 क्या होता है 66। तो 66 यानी हम कह सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ये सरकार की जो 4th आपका 5 ईयर प्लान था उसमें इसको शुरू किया गया था, और ये
इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार करना। इसका उद्देश्य क्या था? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लिख लीजिए, क्यों इस कार्यक्रम को सरकार ने चलाया था। तो हम इसमें लिखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार करना। और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये 1967 ईस्वी में आपको चलाया गया था। 1967 ईस्वी में इसको चलाया गया था। इस योजना को ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाया गया था। इस योजना को 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्तराखंड का ये भाग है। आज के समय में यही उत्तर प्रदेश से बट करके उत्तराखंड में चला गया है, जहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र में इस योजना को चलाया गया था, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इस योजना को 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। सरकार द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यानी हम कह सकते हैं कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको हम बोल सकते हैं कि जो हिल एरिया है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में HADP भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसी का हम लॉन्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आप ऑफलाइन क्लास में भी इतना विस्तार से आप किसी प्रश्न की व्याख्या नहीं देखिएगा। तो चलिए इसको हमने क्लियर किया। आप चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया, और ये पहले इसी का नाम योजना आयोग था, जिसका नाम बदल करके जो वर्तमान सरकार है उसने इसका नाम नीति आयोग कर दिया। तो योजना 200 क्या किया गया कि योजना आयोग का नाम बदलकर 1915 ईस्वी में नीति आयोग रख दिया गया। यही इसका मूल कंसेप्ट है। चूँकि वन लाइनर ये क्वेश्चन है कब किया गया, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ इसकी व्याख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ है? तो पंपास के बारे में आप जान लीजिए कि पंपास जो है इसका ये घास के मैदान को कहा जाता है। ये एक दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। पंपास के बारे में लिख लीजिए यहाँ हम एरो दे के यहाँ लिख देते हैं कि पंपास का अगर अर्थ देखिएगा तो सपाट भूमि होता है। सपाट भूमि मतलब कि जो भूमि उबड़ खाबड़ नहीं हो, जो पूरा सपाट हो, प्लेन हो, उस तरह के भूमि को हम सपाट भूमि कहते हैं, और उसी को हम अमेरिका में पंपास कहते हैं। पंपास जो है ये एक दक्षिण अमेरिकी भाषा है जिसको क्वेस भाषा कहा जाता है, क्वेसुआ भाषा।
ये आप ये भी लिख ले सकते हैं कि ये क्वेशुआ भाषा का शब्द है, ये पंपास भाषा का शब्द है। ये जो क्वेशुआ भाषा है ये दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती थी। तो दक्षिण अफ्रीका की ये भाषा है, क्वेशुआ भाषा उसको बोला जाता है। और जो क्वेशुआ भाषा है उसमें सपाट भूमि को पंपास कहा जाता है। तो पंपास क्या है? पंपास दक्षिण अमेरिका में फैला एक घास का मैदान है, एक घास का मैदान है। तो इस घास के मैदान को हम पंपास के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से ये कहाँ तक फैला था? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका के 3 हिस्सों में फैला हुआ था, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यह मैदान यानी पंपास जो है वह कहाँ फैला हुआ था? तो एक आपका उरुग्वे है, एक ब्राज़ील भी आना चाहिए, हाँ ब्राज़ील में ही फैला हुआ था, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, यह मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तक फैला हुआ था। देखिए कितना बड़ा घास का मैदान है कि ये दक्षिण अमेरिका जो है, ये जो एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, इसके 3 देश अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील तक फैला हुआ ये घास का मैदान है। ये सपाट भूमि है, प्लेन भूमि है और उसी भूमि को हम पंपास कहते हैं। तो पंपास का कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो गया होगा, इसको बार बार सुनिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है? तो ये इंग्लैंड के ठीक बीचों बीच मिड्सलैंड क्षेत्र में स्थित है। इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन, इसी को ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? इंग्लैंड है। ग्रेट ब्रिटेन की ये राजधानी जो है आपको क्या है? लंदन है। इसी को हम इंग्लैंड भी कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का ही नाम क्या है? इसी को हम इंग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लैंड का मतलब हो गया, ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश ऐसे लिखे तो इंग्लिश लैंड है, ये इंग्लैंड ऐसे लिखते हैं, यानी ऐसा लैंड, ऐसा ज़मीन जहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम इंग्लैंड रखा गया और इसी का एक नाम ग्रेट ब्रिटेन भी है। तो इंग्लैंड के ठीक बीच में मिड्सलैंड क्षेत्र में स्थित है ये जो बर्मिंघम है, ये कहाँ स्थित है? यहाँ लिख लीजिए, यह है इंग्लैंड के ठीक बीचों बीच, या ठीक बीच में मिड्सलैंड का मतलब कि ठीक बीच में, इसलिए इसका नाम मिड्सलैंड पड़ा हुआ है। इंग्लैंड के ठीक बीच में है ये बर्मिंघम शहर। तो इंग्लैंड के ठीक बीच में मिड्सलैंड क्षेत्र में स्थित है। कौन? बर्मिंघम स्थित है, मिड्सलैंड क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से बर्मिंघम कहाँ स्थित है? तो बर्मिंघम यह कहाँ स्थित है? यह इंग्लैंड के ठीक बीच में मिड्सलैंड क्षेत्र में स्थित है। इस तरह से हमारा 30वां प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में अगर हम मैग्नीज मिला दें तो हमारा जो बन जाएगा वो इस्पात बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इस्पात बनाया जाता है। और इसके बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह
हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि मैग्नीज क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि कच्चा लोहा में आपको कार्बन और सल्फर जैसी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। ये जो कच्चा लोहा है इसमें कार्बन और सल्फर, CS शॉर्ट में याद रखिए, ये अशुद्धि मिली हुई रहती है और जैसे ही मैग्नीज को मिलाते हैं तो ये अशुद्धियाँ हट जाती है और उसके बाद ये स्टील बन जाता है, ये इस्पात का रूप ले लेता है। तो कच्चा लोहा में मैग्नीज क्यों मिलाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कच्चा लिखा जाता है बार बार ना, कच्चा लोहा में उपस्थित कार्बन और सल्फर जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है और जैसे ही आप मैग्नीज मिला दीजिएगा तो कच्चा लोहा में जो कार्बन और सल्फर जैसा अशुद्धि है वो हट जाएगा और वो कच्चा लोहा किस चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा, इस्पात यानी स्टील में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 32 प्रश्न के तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 देखिए, 35 तक आज हम करेंगे और उसके बाद फिर हम 2 लेक्चर में उसको समाप्त करेंगे। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? तो तृतीयक क्रिया एक होता है प्राथमिक क्रिया, एक होता है द्वितीयक क्रिया और एक होता है तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में आप देखिएगा कि एक किसान खेतों में फसल को लगाता है और उससे उत्पादन करता है, और द्वितीयक क्रिया में होता है कि वही किसान उन फसलों को बेचता है, और तृतीयक क्रिया सेवा क्षेत्र है, यानी गाड़ी से जो ढोने का काम करता है वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है, यानी एक प्रकार का सेवा हुआ। तो ये कोई उत्पादन नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे क्षेत्र जिसमें सेवा शामिल होते हैं, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, तृतीयक क्रिया कहलाता है। तृतीयक क्रिया का क्या अर्थ होगा? तृतीयक क्रिया का अर्थ होगा ऐसी क्रिया जिसमें उत्पादन नहीं किया जाता, सिर्फ सेवा प्रदान किया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है। तो क्या है ये परिवहन, गाड़ी चलाना क्या है? ये एक सेवा है, इसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा और सेवा के बदले आप कुछ धनराशि दे रहे हैं। संचार, आप अपने संवाद को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, जो संचार हो रहा है ये भी एक प्रकार की सेवा है, और बाकी जो सेवाएं हैं ये सभी, इनमें से सभी जो है ये तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। और हम ये 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। 33वां प्रश्न है, लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का संबंध है, तो ये लाल कॉलर जो है इसका संबंध किससे है? लाल कॉलर का संबंध है कि इसमें आपको श्रमिकों का एक वर्ग है जो मुख्य रूप से बाहरी प्रकृति पर आधारित कार्य करते हैं। या आप 32 तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा बच जाएगा 32 तक अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा इधर 33, 34, 35 3 और उधर 35, 38 क्वेश्चन बचेगा। तो हम इसको 2 लेक्चर में 38 क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। तो आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप जो है
आप निश्चित रूप से जो है आप नोट्स बनाते जाएंगे और लेक्चर को रिवाइज करके सुनेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट यानी सिलेबस पर आपकी पकड़ हो। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर्स यहीं समाप्त करते हैं।